बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी जो एसएसटी ने पेपर लिया है 18 फ़रवरी वाला, उसको हम सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखेंगे। जिनका भी पेपर रहता है वो ये वीडियो लाजमी देखें। जो है यहाँ से आइडिया मिल सकता है कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है और कैसे क्वेश्चन अगली टेस्ट में आ सकते हैं। और बिलखुसूस सिविक्स वाला पोर्शन, उसमें जो है वो ट्रिक 100% काम कर रही है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पोर्शन था सिविक का, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डज़ द टर्म पॉलिटिकल राइट्स इंक्लूड। पॉलिटिकल राइट्स में कौन कौन सी चीज़ जो है कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब यहाँ पर देखें वो रूल फॉलो हो गया, जो भी ऑप्शन लंबा है उस पर आप टिक लगा दें। ये मैंने ट्रिक सिर्फ सिविक्स वालों के लिए, जो सिविक का पोर्शन है उसके लिए बताइए, बाकी आपको हर जगह ख्याल करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, द राइट टू वोट एंड पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट। जाहिर सी बात है, हमारे पॉलिटिकल राइट्स क्या होते हैं? हमारा वोट डालने का हक या पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन है इन एडिशन टू सिविक्स व्हिच सोशल साइंस एक्सप्लोर्स द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। सिविक के साथ सोशल साइंसेज की वो कौन सी ब्रांच है, ठीक है, तो जो इकोनॉमिक जो पहलू है सोसाइटी का उसके साथ डील करती है। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इकोनॉमिक्स जो है वो हमारी सोसाइटी के इकोनॉमिक अफेयर या इकोनॉमिक एस्पेक्ट से डील करती है। मैंने आपको बताया था कि जो भी फील्ड्स हैं जैसे इकोनॉमिक्स, सिविक्स, जियोलॉजी, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जितनी भी है वो आप ज़रूर याद कर लें। ये भी क्वेश्चन आ सकता है टेस्ट में। देखें आ भी गया। सिविक की मैं आपको दोबारा से डेफिनेशन रिवाइज करवा देता हूँ, द स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, इकोनॉमिक्स हम किसको बुलाते हैं? द स्टडी ऑफ ट्रेड, रिसोर्सेज एक्यूमुलेशन एंड प्रोडक्शन वगैरह, इस चीज़ को हम बुलाते हैं। दूसरे जो भी फील्ड्स हैं उनको ज़रूर याद कर लें। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज सॉवरेनिटी रिफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेट। सॉवरेनिटी जिसका मतलब होता है द एबिलिटी एंड राइट टू गवर्न वन सेल्फ। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि सॉवरेनिटी किस चीज़ को रिफ़र करती है स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पर भी जो है मैंने आपको बताया था कि जो भी ऑप्शन लंबा हो उस पर आप टिक लगा दें अगर आपको नहीं आ रहा। मैं यूजुअली ट्रिक्स नहीं बताता क्योंकि किसी भी चीज़ को अचीव करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन सिविक्स की जो नेचर है, जो पेपर में जिस तरह से क्वेश्चन आ रहे थे, उस वजह से मैंने आपको ये ट्रिक बताई है कि जिसको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा लगा दें भाई जो भी ऑप्शन लंबा लिखा हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, द सुप्रीम अथॉरिटी एंड पावर टू गवर्न। देखें ये सबसे लंबा ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है व्हाट टर्म इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन। उस फैमिली को हम क्या बुलाते हैं जिसमें सिर्फ माँ बाप और उनके बच्चे हों। ठीक है, अब यहाँ पर फैमिली का जिक्र आ गया तो फैमिली के हवाले से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप वो जो है जिनकी टेस्ट अभी रहती है वो गूगल से देख लें, क्योंकि ये सिविक्स में अगली टेस्ट में मेरे ख्याल से जो है किसके हवाले से क्वेश्चन आएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, उसको हम बुलाते हैं न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें सिर्फ वालदेन और उनके बच्चे रहते हैं। अब यहाँ पर लंबा ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, टेक्निकल क्वेश्चन है, तो कुछ जो है कहाँ पर ट्रिक फॉलो होगी कहाँ पर नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द स्टेट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। एक रियासत का इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या जो है वो किरदार होता है। अब यहाँ पर भी देखें लंबा ऑप्शन करेक्ट होगा, लंबा ही ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको जो है वो एक मक्खन की तरह आपको दे रहे हैं कि लो भाई खा जाओ। जिसकी अभी तक टेस्ट रहती है और जिसने सिविक्स की मेरी वीडियोस देखी हैं वो मेरे ख्याल से कोई भी क्वेश्चन जो है सिविक्स में गलत नहीं करेगा। अगर गलत करेगा तो क़यामत के दिन उसका अलग से हिसाब होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इस्टेब्लिशिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड ट्रीटीज़ विद अदर नेशन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ द वेलफेयर स्टेट। एक वेलफेयर स्टेट का सबसे प्राइमरी गोल क्या होता है। अब यहाँ पर भी देखिए लंबा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब मां तव्हांखे छा कयां भला, मां पाण खे भला बंदूक हणा। एतिरो तव्हांखे सही ठाहे क्वेश्चन ॾियनि था, जेका मां तव्हांखे ट्रिक ॿुधाई आहे उहा बि कमु करे थी। अञा मां छा कयां, मां भला गिरां मानी जो पटे तव्हांजे वात में विझां, अचे मुंहिंजा बछड़ा खा। तो खैर इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, टू प्रमोट द वेल बींग एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ इट्स सिटीज़न। एक वेलफेयर स्टेट का यही तो काम होता है कि अपने सिटीज़न को हर किस्म की जो है सहूलियात प्रोवाइड करना। अगला क्वेश्चन है हाउ डज सॉवरेनिटी रिलेट टू द एबिलिटी टू मेक एंड इन्फोर्स लॉज। सॉवरेनिटी किस तरह से रिलेट करती है कि भाई किसी बंदे के पास पावर हो कि वो लॉ बना भी सकता है और जो है वो उसको इन्फोर्स भी कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी वो रूल फॉलो हो रहा है, जो लंबा ऑप्शन है वो करेक्ट हो रहा है। अगर ये या पिछली वीडियो किसी ने देखकर एग्ज़ाम दिया है और सिविक में एक भी क्वेश्चन गलत किया है उसके ख़िलाफ़ मैं पिटीशन दाखिल करूँगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट में।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सॉवरेनिटी ग्रांट्स द अथॉरिटी टू मेक एंड इन्फोर्स लॉज। सॉवरेनिटी हम किसको बुलाते हैं? किसी बंदे के पास एक अथॉरिटी हो कि आप जो है लॉ बना भी सकते हैं, इन्फोर्स भी कर सकते हैं और चेंजिंग लॉज को जो है वो एग्जिस्टिंग लॉज को चेंज भी कर सकते हैं। ये अथॉरिटी किसके पास है? हमारे पास गवर्नमेंट के पास। अगला क्वेश्चन है, व्हाट रोल डू नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओज प्ले इन शेपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप। इसमें पूछ रहा है कि एनजीओज का क्या रोल है ग्लोबल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को शेप करने में। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखें इतना बड़ा ऑप्शन लिखा हुआ है, उठ जरा ऑप्शन, उठ जरा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, एनजीओज प्रोमोट ग्लोबल सिटीजनशिप बाय फोस्टरिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड एड्रेसिंग ग्लोबल इशूज़। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म इम्पैक्ट द यूनिवर्सलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसमें भी देखें, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, मुझे भी इतना नहीं आ रहा क्योंकि मुझे भी सर्च करना पड़ा, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा फिर भी आपको ये सबसे बड़ी हिंट है कि जो भी सबसे बड़ा या लंबा ऑप्शन है आप उस पर टिक लगा दें आंखें बंद करके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कल्चरल relativism challenge the universality of human rights by emphasizing cultural diversity and differing values। अगला क्वेश्चन है, इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की व्हाट इज़ द रोल ऑफ द मोनार्क। इसमें पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में मोनार्क का रोल क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मींस जिसमें जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, मोनार्क हम उसको बुलाते हैं जहाँ पर बादशाही निज़ाम हो, या जैसे यूके में है हम बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का, अगर अगली टेस्ट में सवाल आ जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कौन कौन सी कंट्रीज़ में है, तो अगर नीचे आपको ऑप्शन नज़र आए यूके, तो वहाँ पर आप टिक लगा दिए क्योंकि वहाँ पर दो निज़ाम है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है और मोनार्क भी वहाँ पर बैठा हुआ है। इट मीन्स इलेक्टेड ऑफिशियल्स भी हैं और मोनार्क भी बैठा हुआ है। और रिसेंटली यूके का मोनार्क कौन है, मीन्स बादशाह कौन है या किंग कौन है, वो है किंग चार्ल्स III। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अगर आपको जवाब नहीं पता, ठीक है, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का नहीं पता, टेक्निकल क्वेश्चन है लेकिन आपको नहीं पता, फिर भी देखें बड़ी हिंट लगी हुई है कि जो भी बड़ा ऑप्शन है वो आप पर लगा दें। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, टू परफॉर्म सेरेमोनियल ड्यूटीज़ वाइल द रियल पॉलिटिकल पावर इज़ हेल्ड बाय इलेक्टेड ऑफिशियल्स। सिर्फ उसका जो है वो सेरेमोनियल हेड होता है, बाकी सारे पावर्स जो होते हैं वो इलेक्टेड ऑफिशियल्स के पास होते हैं जो कि हाउस ऑफ कॉमन या हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाई उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस्लामियात के पोर्शन में कोई अगर क्वेश्चन मुझसे गलत हो जाए तो पहले ही माजरत कर लेता हूं, क्योंकि इस्लामियात के काफ़ी सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो गलत अपलोड हुए होते हैं गूगल पर, क्योंकि गूगल से कंफर्म करना लाजमी होता है। ठीक है, अगर गलत हो तो आप मुझे सही ऑप्शन भी बता दीजिएगा। तो इस सबसे पहला क्वेश्चन है, माउंटेन्स वुड ब्रेक बाय द मिरेकल ऑफ व्हिच प्रॉफिट। मतलब कि ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ब्रेकिंग माउंटेन बाय हैंड्स वाज द मिरेकल ऑफ, मतलब जबल को अपने हाथों से तोड़ना, ये मौजज़ा जो है अल्लाह ताला ने किसको जो है वो अता किया था। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को। अगला क्वेश्चन है, वो वाज द फर्स्ट मुस्लिम अमंग द स्लेव्स। गुलामों में सबसे पहले आप मुस्लिम कौन था, या सबसे पहले गुलामों में इस्लाम किसने कबूल किया था। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम अमंग द स्लेव्स। अगली टेस्ट में ये सवाल आ सकता है कि औरतों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया, बच्चों में किसने किया, मर्दों में किसने किया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप गूगल से पढ़ें, कहाँ से भी पढ़ें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं ताकि मैं भी देखूं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। अगला क्वेश्चन है, सुमैया बिनत ख़यात वाज द, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से सुमैया बिनत ख़यात क्या थी। अब इस्लामियात के पोर्शन में आप लंबे ऑप्शन वाली ट्रिक फॉलो मत करना वरना आपके साथ मोए मोए हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, फर्स्ट मार्टियर ऑफ इस्लाम। इस्लाम की पहली शहीद औरत थी सुमैया बिनत ख़यात। अगला क्वेश्चन है, बैत रिजवान वाज टेकन फ्राम मुस्लिम्स बाय प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम फॉर टेकिंग द रिवेंज ऑफ। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बैत रिजवान वाज मेड टू द रिवेंज ऑफ, या बैत रिजवान वाज मेड टू टेक द रिवेंज ऑफ, इस तरह से भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, हज़रत उस्मान अलैहिस्सलाम। अगला क्वेश्चन है, विच बैटल वाज फॉट आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ मक्का। देखें, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि अगर कोई इस्लामियात में क्वेश्चन गलत हो जाए, आपके इल्म में सही क्वेश्चन है, वो मुझे ज़रूर बता दीजिए आप कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, मतलब फ़तेह मक्का के बाद जो बैटल हुई थी वो हुई थी बैटल ऑफ हुनैन। अगला क्वेश्चन है, हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो डॉटर ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डाइड ऑन द डे ऑफ विच बैटल।
हज़रत रुकैया जो कि हुजूर करीम की बेटी थी, उनका इंतकाल कौन से जो है दिन में हुआ था, कौन से बैटल के दौरान, ठीक है, इसमें ये पूछ रहा है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, गज़वाए बदर के दौरान जो है इनका इंतकाल हो गया था। अगला क्वेश्चन है, इन विच हिजरी ईयर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु डाइड। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जो है इंतकाल कौन सी हिजरी में हुआ था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 13 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ था। जो भी मशहूर नबी है जिनका बहुत ज़्यादा जिक्र आया है कुरान पाक में, ठीक है, उनका जो है ईयर ऑफ बॉर्न एंड ईयर ऑफ डेथ विथ हिजरी ईयर, ये आपको लाजमी पढ़ना चाहिए क्योंकि ये टेस्ट में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इन विच हिजरी ईयर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज मार्टियर्ड। हज़रत अली को कौन सी हिजरी में शहीद किया गया था? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 40 हिजरी में उनको जो है वो शहीद किया गया था। हज़रत अली के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उनका जो है जन्म कब हुआ, उनकी वफ़ात कब हुई, उन्होंने कौन सी जंगें फ़तेह की, कौन सी जंगें उन्होंने जीती, कौन से किले फ़तेह किए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद कर लें और बिलखुसूस उनके टाइटल, हज़रत अली के और दूसरे नबी हैं उनके टाइटल भी याद कर लें। अगला क्वेश्चन है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक पेड फॉर लैंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्क। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से जब इन मस्जिद की ज़मीन की जब ख़रीदारी हो रही थी उस वक्त उस मस्जिद की ज़मीन के लिए पैसे किसने दिए थे? तो कौन सी मस्जिद के लिए हज़रत अबू बकर ने पैसे दिए थे, इस क्वेश्चन का यह मतलब है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मस्जिद नबवी की जो है जब उसका प्लाट ख़रीदा जा रहा था उस वक्त हज़रत अबू बकर ने जो है वो पैसे दिए थे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हज़रत अबू बकर का असल नाम क्या था? तो उनका असल नाम था अब्दुल्ला। अगला क्वेश्चन है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम इन्फ्लुएंस बाय विच सूरह ऑफ द होली कुरान। हज़रत उमर को कौन सी सूरह कुरान की कौन सी सूरह ने इम्प्रेस किया था जब जाके उन्होंने इस्लाम कबूल किया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सूरह ताहा ने उनको इन्फ्लुएंस किया था टू एम्ब्रेस द इस्लाम। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पाक MCQs की वेबसाइट से उठाया गया है, उसको आप ज़रूर चेकआउट करें। अगला क्वेश्चन है, सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन डैश बाय आगा हसन अली आफंदी। दो क्वेश्चन के जवाब इस क्वेश्चन में ही मिल गए। सिंध मदरसतुल इस्लाम कहाँ है? कराची में है। किसने बनाया था? आगा हसन अली आफंदी ने। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी डेट को ये इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1 सितंबर 1885 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। 1885 का जिक्र आ गया तो 28 दिसंबर 1885 मीन्स 2 महीने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको बनाया था A.O. ह्यूम ने। अगला क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान लेड द फाउंडेशन ऑफ पर्शियन स्कूल एट। मैंने आपको बोला था कि सर सैयद के हवाले से क्वेश्चन याद कर लें कि उन्होंने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, क्या क्या बनाया था। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, इसमें सवाल आ गया कि सर सैयद ने पहला जो है पर्शियन स्कूल कहाँ पर बनाया था। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मुरादाबाद में बनाया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नियरेस्ट टू ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट के नज़दीक इनमें से कौन सी चीज़ है, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो ग्वादर पोर्ट के नज़दीक है। ग्वादर का जिक्र आ गया तो ग्वादर जो है वो पाकिस्तान ने ओमान से लिया था, ठीक है। ओमान एक मुल्क है। ये भी क्वेश्चन आता है कि ओमान से ग्वादर कब ख़रीदा गया? 1958 में ख़रीदा गया। उस वक्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? वो थे फ़िरोज़ खान नून, ठीक है। और ओमान का कैपिटल क्या है? मस्कत। अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न सेंटर्स ऑफ PTV वर इस्टेब्लिश्ड इन कराची, रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद इन। PTV के जो सेंटर्स थे, टेलीविज़न सेंटर्स, उनको जो है कराची, पिंडी और इस्लामाबाद में कब इस्टेब्लिश किया गया था? उस साल में इस्टेब्लिश किया गया था जब भुट्टो ने जो है जिस साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई थी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1967। अगला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब पास किया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 12 मार्च 1949 को जो है उसने पास किया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के हवाले से जितने भी MCQs हैं वो सब तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज सेटअप एट कराची इन। कराची में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कब सेटअप किया गया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1971 में उसको सेटअप किया गया था। 1971 में जो है बांग्लादेश भी हमसे अलहदा हो गया था, जिसको उस वक्त हम ईस्ट पाकिस्तान बुलाते थे। अगला क्वेश्चन है, वो गेव द टाइटल ऑफ कायदे आज़म टू मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म का टाइटल किसने दिया था? ये मैंने जब पहला पेपर सॉल्व किया था SST का, उसमें आपको बताया था कि कायदे आज़म को टाइटल किसने दिया, गांधी को किसने दिया और हिंदू मुस्लिम यूनिटी का कायदे आज़म को टाइटल किसने दिया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, सही है। तो कायदे आज़म को टाइटल किसने दिया?
किसने दिया था कायदे आज़म टाइटल, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मौलाना मज़हरुद्दीन शहीद ने यह टाइटल दिया था मोहम्मद अली जिन्ना को कि आप कायदे आज़म हैं, द ग्रेट लीडर। ठीक है, और फिर से बता देता हूँ, महात्मा गांधी मतलब गांधी को ये महात्मा का जो है वो किसने दिया था टाइटल, वो दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, एक और क्वेश्चन के सर अल्लामा इकबाल को सर का टाइटल किसने दिया था, वो दिया था किंग जॉर्ज 5 ने। और एक और क्वेश्चन के सर सैयद को सर का टाइटल कब मिला, 1888 में मिला। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल डिलीवर्ड हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस इन द एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। सर सैयद अहमद खान का जो खुतबा इलाहाबाद मशहूर है, इसमें यह पूछ रहा है सिंपली कि वो उसने कब डिलीवर किया था। डॉक्टर अल्लामा इकबाल, हम इसको डॉक्टर इसलिए वजह से बुलाते हैं कि इन्होंने जर्मनी से PhD की थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने PhD कौन से कंट्री से की थी, तो वो जर्मनी से की थी। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 29 दिसंबर 1930 में ये सेशन में जो है इसने प्रेसिडेंशियल एड्रेस किया था। और यह भी आता है कि वो सेशन कहाँ पर हुआ था, तो वो इलाहाबाद में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वो सर्व द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इसमें सिंपली पूछ रहा है कि उस प्राइम मिनिस्टर का नाम बताएं जिसका सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, नूरुल अमीन का सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर है, जो कि पाकिस्तान के 8th प्राइम मिनिस्टर बने थे सिर्फ 13 दिन के लिए। ठीक है, उनके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे, ये भी सवाल आ सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर बने जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि पाकिस्तान के 9th प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, नूरुल अमीन के हवाले से एक और क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो वो नूरुल अमीन ही है। अगला क्वेश्चन है, द 18th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इन। इसमें सिंपली पूछा है जो 18th अमेंडमेंट वाला बिल था उस पर प्रेसिडेंट ने कब साइन की थी बस। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 19 अप्रैल 2010। ठीक है, जिसको भी पता है कि 18th अमेंडमेंट किस साल में हुई थी, तो उसने ये सवाल सही किया होगा। जैसे दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 2012, ऑप्शन डी, 2012 में जो नादरा ने कंप्यूटराइज्ड जो हमारे नहीं होते ये स्मार्ट कार्ड जो है इशू करना स्टार्ट किए थे। और नादरा ने जो है वो कंप्यूटराइज जो हमारे CNIC है वो कब स्टार्ट किए थे, वो 2000 में स्टार्ट किए थे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और आपको काम भी आएगी। अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।